हेलो दोस्तों, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते। और होपफुली आप सारे के सारे स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। देखिए, हम भारत के इतिहास का समग्र अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन एक एक बारीकी के साथ करना चाहते हैं, जो आपके छोटे से छोटे लेवल के कंपटीशन से लगाकर बड़े से बड़े लेवल इवन यूपीएससी तक आपका यह पूरा कवर करवाएगा। और सारी चीज़ें, सारी बारीकियां मैं ले रहा हूं जो कंपटीशन के लिहाज के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम इस सीरीज के अंतर्गत पाषाण काल से लगाकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध काल की एक एक बारीकी से चर्चा कर चुके हैं। हालांकि बौद्ध काल और जैन काल की धार्मिक परिचर्चा अभी तक बाकी है, उसको भी हम कर लेंगे समय के साथ में। लेकिन एक बार राजनीतिक इतिहास को हम क्रमबद्ध रूप से लेकर चल रहे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वह मौर्य काल से पूर्व और बौद्ध काल के पश्चात भारत की परिस्थितियां कैसी रही और भारत में किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदलते रहे, उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, भारत जो है वह कहीं न कहीं बार बार विदेशी आक्रमणकारियों की भेंट चढ़ा है। और इन विदेशी आक्रमणकारियों में कभी ईरानी, कभी यूनानी और कभी फारसी, कभी अरबी आक्रमणकारी समय समय पर हिंदुस्तान दस्तक देते रहे हैं। इन आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान को बहुत दंश दी, बहुत ही नुकसान पहुंचाया। और इसी दंश के सिलसिले में एक और दंश हिंदुस्तान को काटने आ रहा है, और वो दंश मैं इस वीडियो के जरिए जल्द ही आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये मोटे तौर पर मैंने कोशिश की है बनाने की अफ्रीका और भारत के बीच की स्थिति को। जानते हो, ये देश है भारत, इंडिया। यहाँ पर एक मनहूस देश पाकिस्तान है और इसके उत्तर में है अफगानिस्तान। यहाँ है ईरान, जिसे पहले पर्शिया या फारस कहा जाता था। बीच में है कैस्पियन सागर। यहाँ पे है इजराइल, सीरिया, फिलिस्तीन। यहाँ है टर्की, ये है सऊदी अरब, और ये है इजिप्ट यानी मिस्र, और ये है ग्रीस, जिसे हिंदी में बोले तो यूनान कहते हैं। इसकी राजधानी है एथेंस। देखिए, ये अफ्रीका, ग्रीस, यूनान, जिसे पहले कहा जाता था मैसिडोन, मैसिडोन जिसे मैसिडोनिया भी कहा जाता है या मकदूनिया भी कहा जाता है। वर्तमान में ये इलाका यूनान यानी ग्रीस कहलाता है इंग्लिश में। मैसिडोनिया या मकदूनिया या यूनान, और यूनान के निवासी यवन। यवन एक कबायली शासक था, खानाबदोश था, जिसका नाम था फिलिप। फिलिप नाम का एक कबायली, ये कबायली जो था वो स्पार्टन था। इस कबायली ने ग्रीस की एक राजकुमारी, यूनानी राजकुमारी ओलिंपिया का हरण किया और उससे जबरदस्ती विवाह किया।
और फिलिप ने ओलंपिया से एक संतान उत्पन्न की जिसका नाम रखा गया था अलेक्जेंडर, जिसे हिंदी में सिकंदर कहा जाता है। ये अलेक्जेंडर सिकंदर, इसकी मां ओलंपिया ने, जी हाँ ये वही ओलंपिया है जिसके नाम पर इसी सिकंदर ने यूनान की राजधानी एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसी सिकंदर को इसकी मां ने अपने पिता के खिलाफ भड़काया, यानी फिलिप के खिलाफ। इसलिए सिकंदर ने अपने बाप को मार दिया और ये मैसिडोन यानी मकदूनिया का सम्राट बन गया, शासक बन गया। शासक बनने के बाद में इसकी मां ओलंपिया ने इसके दिमाग में एक बात घर की कि बेटा दुनिया आज तू जिंदा है तब तक याद रखेगी, बाद में भूल जाएगी। कुछ ऐसा कर जिससे दुनिया याद रखे। दुनिया, एक नया शब्द आया है, दुनिया। क्या है दुनिया आपकी नजर में? क्या है दुनिया आपकी नजर में? वो है जिसे आप जानते हैं। वर्तमान में मानव जाति पृथ्वी को जानती है, इसलिए पृथ्वी उसके लिए क्या है? दुनिया। आप सोचिए कि आने वाले समय में हम किसी अन्य ग्रहों पर चले जाएंगे या ग्रहों की खोज कर लेंगे, तो आपके लिए दुनिया कहां तक सीमित होगी? दुनिया का पैराडॉक्स कहां तक होगा? वहां तक। जहां तक इंसान की बुद्धि एग्जिस्ट करती है वहां तक उसकी दुनिया मानी जाती है, और जहां तक इंसान की बुद्धि एग्जिस्ट नहीं करती वहां तक दुनिया नहीं मानी जाती। तो पहले यूनानियों को, ग्रीस निवासियों को भारत तक जानकारी थी। यूनान के निवासियों को भारत तक जानकारी थी, भारत के आगे क्या है नहीं पता था। और भारत के निवासियों को यूनान तक जानकारी थी, यूनान से आगे क्या है नहीं पता था। तो ये वाला क्षेत्र जो है यूनानियों के लिए क्या हुआ? दुनिया। और भारतीयों के लिए क्या हुआ? दुनिया। तो ये वाली इनकी दुनिया थी, विश्व था। तो सिकंदर को उसकी मां ओलंपिया ने कहा कि तुझे दुनिया जीतनी है, यानी यहां से लगाकर यहां तक इलाका जीतना है। ठीक है, बस इसी धुन में सवार ये कबायली का बेटा अलेक्जेंडर सबसे पहले अपने बाप को मारकर मकदूनिया पर कब्जा करता है, फिर यूनानियों को मार डालता है, अपने ही मां के पीहर वालों को यानी अपने ननियाल वालों को। उसके बाद में यह इजिप्ट पर हमला करता है, सऊदी अरेबिया को जीतता है, फिर ईरान को, फिर इराक को और पाकिस्तान तक आ जाता है। देखिए, यूनानी लेखक जो है वह यूनानी लैंग्वेज में यूनानी लेखक जो यूनानी लैंग्वेज में ही लिखेंगे, स्वाभाविक सी बात है। वह सिंधु नदी को इंडस बोलते थे और इंडस के पूर्वी दिशा की ओर इंडिया बोलते थे। ठीक है, उन्होंने अलग अलग एरियो के अलग अलग नाम रखे थे उनकी भाषा में, जैसे अराकोशिया, पैरिंस पैरिंडाई, बैक्ट्रिया, सीरिट्रिया, हेरात, मैपिंस, मोपोलो, इरिट्रीस। इरिट्रीस वो इजिप्ट को बोलते थे, मैपिस मैपोलो बोलते थे सऊदी अरब को, पैरिस पैरिंडाई वो बोलते थे जो है वह इराक को, अराकोसिया बोलते थे वह ईरान को, सीरिट्रिया बोलते थे वे सिंध को, और बैक्ट्रिया बोलते थे वे काबुल को, और हेरात बोलते थे
वे कंधार को। ठीक है, तो सिकंदर ग्रीस से निकलकर एरिट्रिया, मेम्फिस में पोलो, पेरिस पेरेंडाई, अराकोसिया, सिलिट्रिया, बैक्ट्रिया, हेरात होते हुए वह सिंधु नदी तक आया था। ध्यान दीजिए, वह सिंधु नदी तक आया था। सिंधु नदी तक सिकंदर पहुंचा और पहुंचकर थोड़ा यहां से जानते हैं। वह सिंधु नदी तक पहुंचा था। उस समय हिंदुस्तान का नक्शा, हिंदुस्तान का आकार कुछ इस तरह से था, जिसमें आधा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वाला क्षेत्र शामिल था। सिकंदर सिंधु नदी तक आया था और आपने सुना होगा वह वापस लौट गया, सिंधु नदी पार नहीं की उसने। यह समय था सिकंदर का 325 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व वह सिंधु नदी तक पहुंचने से पहले वह झेलम नदी के बीच में एक राज्य था, जिस राज्य का नाम था पौरव साम्राज्य। उस पर उसने हमला किया और पौरव साम्राज्य के खिलाफ उसने जीत हासिल की, ऐसा यूनानी लेखक लिखते हैं। ध्यान देना, यूनानी लेखक लिखते हैं कि उसने पौरव साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया और उस समय पौरव साम्राज्य का राजा था पुरु, जिसे यूनानी लेखक पौरस लिखते हैं और हम हिंदू उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। पौरव साम्राज्य का सम्राट थे पोरस, यानी महाराज पुरुषोत्तम। सिकंदर की मुक्कालात, जी हां, मुक्कालात लड़ाई हाइडेस्पस झेलम नदी को कहते हैं। सिकंदर से हुई और इस युद्ध में भारतीय इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में सिकंदर जीता। ठीक है, जबकि यूनानी लेखक लिखते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध के पश्चात संधि हुई। एक सेकेंड, मान ले कि महाराज पुरुषोत्तम से सिकंदर ने युद्ध किया, एक बार के लिए मान लेते हैं, और युद्ध करने के बाद उसने उनको हरा दिया और हरा के वह सिंधु नदी पार नहीं किया। क्यों सिंधु उसने पार नहीं की, क्यों? पहला सवाल खड़ा होता है। भारतीय वामपंथी इतिहासकार लिखते हैं कि पोरस इस युद्ध में हारा, यानी हमारे ही लोग हमारे ही राजा को हारा हुआ बता रहे हैं, जबकि यूनानी लेखक लिखते हैं कि सिकंदर और पोरस के मध्य संधि हुई थी। मतभेद तो है, यानी विदेशी लेखक संधि की बात करते हैं और हिंदुस्तानी लेखक हमारे सम्राट को हराने पर तुले हुए हैं, ताकि हिंदुत्व समझ जाओ। एक सवाल दिमाग में खड़ा होता है मेरे कि मान ले कि झेलम और सिंधु के मध्य पौरव साम्राज्य था और उस पौरव साम्राज्य के सम्राट महाराज पुरुषोत्तम को सिकंदर ने हरा दिया, तो सिकंदर ने सिंधु नदी पार क्यों नहीं की? भाई वो तो दुनिया जीतने आया था ना, तो उसके लिए तो दुनिया क्या थी? भारत। तो ये वाला तो उसने एरिया जीता नहीं,
क्योंकि वह सिंधु नदी से वापस लौट गया था। तो वह विश्व विजेता कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से। सिकंदर मेरी नजर में विश्व विजेता नहीं है, सिकंदर महान नहीं है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा वो मेरा विषय नहीं है। इस सिकंदर और पोरस के युद्ध में, हाइडेस्पस युद्ध में कौन जीता ये हमारा डिस्कस नहीं है और आपको रिसर्च करने को नहीं बोलेंगे। हमें तो यहां से कंटेंट निकालना है। लेकिन अगर मान भी ले कि इस युद्ध में सिकंदर जीता या दोनों के मध्य संधि हुई और सिकंदर सिंधु पार नहीं कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहां पर उसकी बोनी खराब हुई थी और यूनानी सैनिकों ने हवाला दिया कि उसकी सेना थकी हुई थी इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई। थकने वाली बात, दो चीजें बता रहा हूं। एक समय की बात है जब सिकंदर के सैनिकों ने कहा कि हम काफी थके हुए हैं, हम विश्राम करना चाहते हैं। तो सिकंदर ने कहा ठीक है विश्राम कर लो, और सिकंदर घोड़े पर बैठे बैठे ही थोड़ी सी झपकी ले ली। 5 मिनट बाद में उठा और कहा युद्ध के लिए चलो। सैनिक सोच में पड़ गए कि यार अभी तो हम तंबू वंबू गाड़ के सोने की तैयारी कर रहे थे और ये कह रहा है युद्ध लड़ने के लिए चलो। तो विश्राम क्या होता है? विश्राम तो यही है। अब ऐसा आदमी जो करीब लगातार 25 वर्षों से युद्ध लड़ रहा था, वह अचानक सिंधु नदी तक आकर वापस कैसे लौट गया? सवाल तो खड़ा होता है। मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या थी। हकीकत यह थी कि हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने बस ठेका ले रखा है कि वह हमारे महान हिंदुत्व के इतिहास को समाप्त करें, और ये काम उनको सिखाया था 190 सालों की ब्रिटिश सरकार ने। क्योंकि ब्रिटिश गोरों को दिखाने के लिए उनका हीरो कोई नहीं था सिवाय सिकंदर के। उसको तो कहीं ना कहीं उसको महान साबित करना ही था उनको, और हमारे सम्राटों को नीचे दबाना था। जबकि सच्चाई यह है कि सिकंदर की जो असल ताकत थी वह थी घोड़े। ये जहां जिस एरिया पर हमला करता वहां की सेना को अपनी सेना में शामिल कर लेता और उस तगड़ी सेना के साथ आक्रमण करता। और हिंदुस्तान की असल ताकत थी हाथी। हाथी उस समय एक बहुत बड़ा हथियार था। क्यों? क्योंकि हाथी पूर्वी एशिया की पैदाइश है और घोड़े पश्चिमी एशिया की पैदाइश है। मैं शुरू से सिंधु घाटी सभ्यता से बताता आ रहा हूं आपको। यूनानी लोगों को यानी पश्चिमी आक्रमणकारियों को हाथियों के बारे में कोई तरह का नॉलेज नहीं था। सिर्फ सुना था एक बहुत बड़ा जानवर होता है जो आगे से पीछे से एक जैसा दिखता है, कहां से खाता है कोई पता नहीं चलता, और बहुत पटक पटक के मारता है। बस इसी हथियार का इस्तेमाल किया था महाराज पुरुषोत्तम ने सिकंदर के खिलाफ हाइडेस्पस के युद्ध में। और हाथी सेना से सिकंदर की इतनी भयंकर पिटाई हुई कि इस सिकंदर का घोड़ा जो है बुलफैकला, जी हां, सिकंदर का घोड़ा बुलफैकला भी मारा गया था। और उसके लिए उसने एक मजार भी बनाई थी इस झेलम के किनारे। देखिए, दुनिया में 2 महान घोड़े माने जाते हैं जो कहते हैं कि एक साथ 4-4 हाथियों को छलांग लगा लेते थे। एक था बुलफैकला और दूसरा था चेतक। ये भयंकर घोड़ा, साहसी घोड़ा, स्वामी भक्त घोड़ा मारा गया था महाराज पुरुषोत्तम के हाथों। मजबूरी में महाराज पुरुषोत्तम से दोस्ती का हाथ बढ़ाया सिकंदर ने, और दोस्ती करके वापस अपने यूनान की तरफ रवाना हो गया। जबकि सिकंदर की इस कायरता को कवर करने के लिए, पहली बात तो मैं उसको महान मान ही नहीं रहा हूं, विश्व विजेता वो है ही नहीं है क्योंकि उसने हिंदुस्तान नहीं जीता। वह उसके यूनानी लेखक बहाना क्या बना रहे हैं कि सेना थकी हुई थी। लेकिन जनाब, इस सेना थकी शब्द की आड़ में इसके नीचे क्या दर्द छुपा है यूनानी लेखकों का,
वो मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए कि झेलम के किनारे महाराज पुरुषोत्तम ने, भले वो हारे मान लेते हैं, वामपंथियों की मान ले, लेकिन टक्कर तो कड़ी दी थी, ये तो तय है। अब आप सोचो कि अगर सिकंदर सिंधु पार करने का साहस करता तो यहां पार वाला राजा तो बहुत ही भयंकर था, और इतना भयंकर था कि उसके पास में लगभग 1,30,000 हाथी सेना थी। चटनी बना देता सिकंदर की वो सम्राट, और वो इस पार वाला, सिंधु पार वाला राजा कोई और नहीं, धनानंद था। अब आप सोचिए कि पोरस ने इतनी कड़ी टक्कर दी है, तो क्या सिकंदर सिंधु पार करने का दुस्साहस कर सकता था? नहीं कर सकता था। कल मैंने वीडियो एंड करने से पहले आपको यही कहानी सुनाई थी। मैंने कहा था कि जब सिकंदर की सेना सिंधु नदी तक आ चुकी थी, जब वो हाइडेस्पस के युद्ध में महाराज पोरस से भिड़ रहा था, उसी समय तक्षशिला, जो कि एक साम्राज्य था, नाम मुझे याद आ गया, आंभी की राजधानी थी तक्षशिला, और आंभी राज जो है, आंभी नरेश, वह सिकंदर के पक्ष में था, अपने ही लोगों के खिलाफ था। आंभी नरेश और सिकंदर की दोनों की संयुक्त सेना ने पौरव साम्राज्य के खिलाफ हमला किया था। और उसी समय आंभी, जो कि जिसकी राजधानी थी तक्षशिला थी, वहां विश्वविद्यालय था, और वहां का एक आचार्य, नाम था विष्णुगुप्त। आपने सही आंसर दिया है सब लोगों ने, विष्णुगुप्त ओरिजिनल नाम था उस आचार्य का। कूटनीति के कारण उसे कौटिल्य कहते हैं, और प्रखर बुद्धि के कारण वह चाणक्य कहलाते हैं। चाणक्य इस बाहरी तूफान से हिंदुस्तान को बचाने के लिए सीधा पाटलिपुत्र पहुंचे, और पाटलिपुत्र उस समय आप जानते हो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, और मगध साम्राज्य का सम्राट था धनानंद। इस धनानंद से उस चाणक्य ने सहायता मांगी कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्राट हैं, और बाहरी तूफान हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और आप एक बड़े सम्राट होने के नाते इस अखंड भारत की रक्षा करें। तो धनानंद ने कहा कि कौन सा अखंड भारत, मेरे लिए तो मेरा मगध साम्राज्य है, मुझे क्या लेना देना पौरव साम्राज्य से, मुझे क्या लेना देना आंधी से। आज की तारीख में आप मानो कि पश्चिमी बंगाल या किसी भारत के अन्य राज्य पर हमला हो जाए, और हमारे राजस्थान के सीएम अगर ये कहें कि मुझे क्या लेना देना पश्चिमी बंगाल से, तो किस पर आ जाएगी? भारत की अखंडता पर। लेकिन उस समय भारत अखंड नहीं था, खंड खंड था। इस धनानंद, धन के लोभी ने, नो डाउट ताकतवर था, सिकंदर की चटनी बना सकता था यह, लेकिन इसने कोई सहायता नहीं की। वो तो किस्मत अच्छी कि सिकंदर लौट गया, नहीं तो वह हिंदुस्तान के अंदर आकर और भी उत्पात मचा सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिकंदर वापस लौट गया तो कोई अन्य यवन आक्रमणकारी या विदेशी आक्रमणकारी हिंदुस्तान नहीं आएगा। बस इसी डर की वजह से जब धनानंद ने चोटी पकड़कर चाणक्य को घसीटा, तो उन्होंने चोटी को गांठ लगाकर कहा कि तेरी जगह किसी योग्य सम्राट को पाटलिपुत्र का नरेश बनाऊंगा तो भारत अखंड बनेगा। चोटी को गांठ लगाकर वे चाणक्य अपने तक्षशिला की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा। जी हां, बच्चे को देखा। वो बच्चा एक
पत्थर पर बैठकर छोटे छोटे बच्चों के साथ में एक खेल खेल रहा था जिसे राजकीलम खेल कहते हैं। ये राजकीलम खेल एक तरह का राजनीतिक खेल होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ एक पत्थर पर बैठकर न्याय का खेल खेल रहा था। उस बच्चे की प्रखरता, बुद्धि देखी और उस बच्चे को उस चाणक्य ने पूछा कि कौन है तुम्हारे माता पिता। तो उसने कहा, धरती मेरी माँ है और आकाश मेरा पिता, अर्थात मैं अनाथ हूँ। वह एक गुलाम था बच्चा किसी का। तो उसके मालिक से 1000 कारशापण यानी स्वर्ण मुद्राएं देकर उस बच्चे को खरीदा और तक्षशिला लेके गया। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और एक भाड़े की सेना, जी हाँ भाड़े की सेना, जिसे युद्धोपजीवी जाति कहा जाता है, युद्ध पर जीने वाली जाति। जस्टिन ने उसे डाकू का गिरोह कहा है। वह सेना लेकर 323 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करते हैं। लेकिन पहले ही हमले में दोनों गुरु और शिष्य बहुत बुरी तरह से मात खाते हैं और हमला करते ही दोनों पिट जाते हैं। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो बच्चा यानी चंद्रगुप्त मौर्य और उसका गुरु आचार्य विष्णुगुप्त बहुत बुरी तरह से भाड़े की सेना के साथ पिट जाते हैं और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागते हैं, क्योंकि मगध साम्राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मगध साम्राज्य के सम्राट धनानंद पर हमला बोला था। वह चुपके चुपके घास फूस के खोखर में घुसते हैं और उस घास फूस के खोखर में से देखते हैं छुपके चुपके, क्योंकि मगध सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। वह क्या देखते हैं गुरु और चेले कि उस गांव में एक छोटा सा बच्चा खीर खाते खाते रो रहा था। जी हाँ, खीर खाते खाते वो बच्चा रो रहा था। तो मां ने उस छोटे से बच्चे को कहा कि बेटा, खीर पहले किनारों से खाई जाती है, मध्य में हाथ डालेगा तो हाथ और मुंह जलेगा। ये बात चाणक्य को समझ में आ गई कि उन्होंने गलती क्या की है। डायरेक्ट पाटलिपुत्र पर हमला बोला है इसलिए पिटे हैं, तो पहले किनारों को जीतना चाहिए, उसके बाद मध्य पर। तो आखिरकार 323 ईसा पूर्व में किनारे जीतते जीतते पाटलिपुत्र पर हमला बोल के भाड़े की सेना के साथ 323 ईसा पूर्व में धनानंद को मारकर उस बच्चे को यानी योग्य सम्राट को हिंदुस्तान का सम्राट बनाया और वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये थी मौर्य साम्राज्य के पूर्व की कहानी। अगले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की एक एक बारीकी देखेंगे और उस बारीकी के अंतर्गत हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मतलब एग्जाम में छप गया समझो, इसलिए भी। तो फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। जाने से पहले मैं फिर कह रहा हूं, आपको तो पसंद आ रही है ये सीरीज, लेकिन मुझे इतने कम व्यू से पसंद नहीं आ रही है। मतलब साफ है, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो अनलाइक करें, लेकिन करें ज़रूर। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद भी शेयर भी करें। जब तक एक वीडियो पे कम से कम 1000 व्यू नहीं मिल जाते, तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।